गुड इवनिंग माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाला, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला, आपके द्वारा समझे जाने वाला और मेरे द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाने वाला एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसे मैं लगातार आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूं। और इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के चैप्टर को यूट्यूब पे मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स को सबसे ज्यादा पसंदीदा लेक्चर के रूप में नवाजा ऑलरेडी जा चुका है। इन शॉर्ट, आप अच्छी तरह जानते हैं कि केमिस्ट्री को क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा बनाया है आप ही के अमन सर ने आसान, ताकि ना हो कोई बच्चा कभी भी किसी भी पूरे देश के हिस्से में जरा भी परेशान। और इसी आपकी परेशानी को दूर करने के लिए, सब्जेक्ट के प्रति एक मोहब्बत जगाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए मैं एक बार फिर से आ गया हूं आज लेके आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर। बिल्कुल सही आपने सुना, तीसरा, जी हां, थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी के पढ़े जाने वाले चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बाद पढ़े जाने वाला केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। और जो टीचर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाने से पहले पेरियोडिक पढ़ा देते हैं, मैं खुलेआम बिना किसी डर के उनको एक बेईमान टीचर कहने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वो बच्चों के साथ गलत करते हैं। तो अगर ये गलती आपके साथ भी हुई है और आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और आपके भी टीचर ने आपको पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कार्बन पढ़ाने से पहले पढ़ा दिया, तो आप बेझिझक होकर बेडर से अपने टीचर को कह सकते हैं कि मैम सर आपने सही नहीं किया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करने के लिए जब मैं आ गया हूं तो आप अपना फायदा उठाइए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम सीधा शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का तीसरा वीडियो लेक्चर। यानी ठीक इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर्स देख चुका हूं और दे चुका हूं। अगर आप में से किसी बच्चे ने इससे पहले के 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे पहले के दोनों वीडियो लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। यूनिट शुरू हो चुकी है। आज कुछ नया जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा उसे समझने के लिए, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले के वीडियो लेक्चर्स का देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप में से कोई बच्चा आज इस लेक्चर में पहली बार आ गया है तो शायद उसे समझने में दिक्कत हो सकती है। चैप्टर चल रहा है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की विभिन्न कोशिशों के बारे में। सबसे पहली कोशिश हमने पढ़ी 1829 में डॉवर्नियर नाम के वैज्ञानिक ने करी। 1829 के बाद 1860 के अंदर जो कोशिश की गई वो न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई, जिन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। और उसी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे मेरा आधारित है तीसरा वीडियो लेक्चर। समय बीतता चला गया, केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट्स को स्टडी करने की कोशिशें होती चली गई, लेकिन अब तक की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी है। आप सुन चुके हैं ऑलरेडी कि डॉवर्नियर के द्वारा दिए गए डॉवर्नियर ट्रायड्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया, न्यूलैंड के द्वारा दिए गए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब तो बहुत गड़बड़ है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का कियोस बचा हुआ है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी है। और इसी खराब सिचुएशन को ठीक करने के लिए 1829 की पहली नाकाम कोशिश, 1860 की दूसरी नाकाम कोशिश के बाद आई एक तीसरी, मैं ये तो नहीं कहूंगा नाकाम कोशिश, बट काफी हद तक एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश, काफी हद तक एक सबसे ज्यादा अब तक की सक्सेसफुल कोशिश अगर किसी वैज्ञानिक के द्वारा की गई है तो वो है एलिमेंट्स को स्टडी करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का तीसरा अटेम्प्ट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो तीसरा अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट किसने किया? ये तीसरा अटेम्प्ट हुआ इन द ईयर 1829 में नहीं, वो डॉवर्नियर ने किया था। 1860 में नहीं, वो न्यूलैंड ने किया था। ये हुआ 1863 में। जी हां, 1863 में हुआ एक रशियन केमिस्ट के द्वारा, एक रशियन केमिस्ट के द्वारा, यानी कि जो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया में थे। इनका नाम कुछ और नहीं बल्कि दिमित्री इवानोव मेंडलीव। बिल्कुल सही आपने सुना,
दिमित्री इवानोव मेंडलीव, जिसे आप इनके शायद पूरे नाम से नहीं पढ़ते हो किताबों में, क्योंकि शायद इनका पूरा नाम किताबों में है ही नहीं, लेकिन इनका एक्चुअल नाम यही है। और मेंडलीव नाम के वैज्ञानिक ने सभी वैज्ञानिकों के लिए, इनफैक्ट केमिस्ट्री पढ़ने जाने वाले या केमिस्ट्री पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए, केमिस्ट्री के अंदर मौजूद उस समय के मतलब इस समय टोटल 56 एलिमेंट्स वर नोन। आई रिपीट माय सेंटेंस, 56 एलिमेंट्स वर नोन, यानी इस समय मौजूद थे टोटल 56 एलिमेंट्स। अब इन्होंने क्या किया उसके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली ही डिड। देखो, डॉबर्नियर ने अपने तरीकों से एलिमेंट्स को स्टडी किया, न्यूलैंड ने अपने तरीकों से एलिमेंट्स को स्टडी किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेंडलीव उनकी कॉपी तो नहीं करने वाले। मेंडलीव, डॉबर्नियर और न्यूलैंड में एक चीज बहुत बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि ये तीनों ही वैज्ञानिक एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करके एक टेबल बना रहे थे। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में टेबल दिखाई थी जो कि न्यूलैंड के द्वारा दी गई टेबल थी, जो कि 1866 में उनकी टेबल थी। लेकिन 1866 में उनकी टेबल से पहले 1863 में मेंडलीव भी कुछ कर रहे थे, और मेंडलीव की टेबल आते आते कुछ ऐसा वैज्ञानिकों के सामने आया जो मेंडलीव की बातों को बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट्स को समझने के लिए एक पुख्ता सबूत साबित हुआ। कहने का मतलब यह कि केमिस्ट्री की दुनिया में एलिमेंट्स को समझने की अब तक की सबसे कामयाब कोशिश मेंडलीव की थी, अब तक मतलब इस वक्त तक की, यानी 1863 तक ये देखा गया कि भाई मेंडलीव आपने तो चमत्कार कर दिया, आपने जो किया है वो तो अभी तक डॉबर्नियर और न्यूलैंड ने भी नहीं किया। भाई क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो लेट मी क्लियर इट टू यू वेरी क्लियरली। मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, लेकिन मेंडलीव के द्वारा एलिमेंट्स को अरेंज करने के दौरान मेंडलीव ने यह देखा कि जब वो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश भी करी और ये चीज ऑटोमेटिकली भी होती चली गई कि जिन एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, उन्होंने ये कोशिश करी कि जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर शुड बी फाउंड टू बी प्रेजेंट एट वन सिंगल लोकेशन मतलब एक साथ दिखने चाहिए। मतलब मेंडलीव ने कहा कि मैं एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ इस प्रकार लगाऊंगा कि जब तुम मेरी पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो तुम ये पाओगे कि जो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टीज मैच करते हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं वो तुम्हें एक साथ नजर आएंगे। एक साथ नजर कहां आएंगे ये क्वेश्चन है, एक साथ नजर कहां आएंगे ये क्वेश्चन है। तो इसका जवाब सुनो। क्वेश्चन ये है कि मेंडलीव ने अपनी जो टेबल तैयार करी, उस टेबल का एक छोटा सा नमूना मैं आपके सामने रखूंगा। मेंडलीव ने जो अपनी टेबल तैयार करी, इस टेबल में मेंडलीव ने कहा कि मैं कुछ ऐसे, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मेंडलीव ने कहा कि ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, ये पांचवा ग्रुप, ये छठा ग्रुप, ये सातवां ग्रुप और ये आठवां ग्रुप। मेंडलीव ने इस तरह से 8 ग्रुप बनाए वर्टिकल कॉलम के, यानी वर्टिकल कॉलम्स। आई रिपीट माय सेंटेंस, मेंडलीव के द्वारा वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया, यानी मेंडलीव ने कहा कि ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम कुछ और नहीं बल्कि ग्रुप है। एंड मेंडलीव ने अपनी टेबल में टोटल जो ग्रुप दिखाए वो दिखाए 1 2 8। एक बार आप देख लीजिए, ये 8 ग्रुप मेंडलीव ने अपनी टेबल में दिखाने की कोशिश करी। उसके बाद मेंडलीव ने कहा कि मेरी इसी टेबल में इस तरह से भी कुछ रोज है जो कि हॉरिजॉन्टल रोज है, और मेंडलीव ने अपनी इस टेबल की इन हॉरिजॉन्टल रोज को जब दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली रो, ये मेरी दूसरी रो, ये मेरी तीसरी रो, ये मेरी चौथी रो, ये पांचवी रो, एंड करते करते यहां पे एक रो उन्होंने 6th रो बना दी, एंड
मेहनत करते करते उन्होंने टोटल 7 रो बना दी, यानी टोटल 7 रोज बनाई। मेंडलीव ने टोटल वर्टिकल कॉलम जो बनाए अपनी टेबल में वो बनाए 8 और मेंडलीव ने अपनी टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज बनाई उन हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया, हॉरिजॉन्टल रोज को मेंडलीव ने कॉलम कहा। उन्होंने कॉलम तो नहीं कहेंगे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल रोज को मेंडलीव ने पीरियड्स कहा, यानी इसे पीरियड्स कहा गया। एंड देयर वर टोटल 1 to 7 पीरियड्स, तो टोटल 7 पीरियड थे और टोटल 8 ग्रुप थे। तो मेंडलीव ने अपनी टेबल को ग्रुप्स में और कॉलम में या पीरियड्स में डिवाइड किया। यार ये काम तो न्यूलैंड ने भी किया था, अगर आपको याद हो। मैंने न्यूलैंड की पीरियोडिक टेबल भी इससे पहले के वीडियो लेक्चर में बनाई थी, लेकिन न्यूलैंड के द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। और ये बहुत बड़े फर्क के चलते ही मेंडलीव को बहुत ज्यादा इज्जत, शौहरत, सम्मान से नवाजा गया। अब क्या फर्क था मैं आपको समझाता हूं। तो पहले जो आपको मैं बताऊंगा वो फर्क से पहले ये बताऊंगा कि मेंडलीव ने कहा क्या और फर्क क्या था, वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। हालांकि मैं मेंडलीव की बातों को न्यूलैंड की बातों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, न्यूलैंड और डॉबर्नियर अब रिजेक्ट हो चुके हैं। मेंडलीव ने कहा कि भाई देखो, मैंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस पीरियोडिक टेबल में रखा। जब मैंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के इस पीरियोडिक टेबल में रखा तो मैंने कुछ इस प्रकार रखा कि पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन आ गया। पहले पीरियड में कौन आ गया? हाइड्रोजन। अब आज के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के इमीडिएटली बाद आता है हीलियम। तब तो हीलियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये बात तो मैं आपको पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब हीलियम के बाद आता है लिथियम, तो लिथियम को सीधा यहां रखा गया लिथियम, फिर रखा गया बेरिलियम, फिर रखा गया बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं जो बात बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। फ्लोरीन, अब फ्लोरीन जब यहां रखा गया तो फ्लोरीन के यहां रखने के बाद, सुनना, फ्लोरीन के यहां रखने के बाद आज की पीरियोडिक टेबल को अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखोगे तो आज की पीरियोडिक टेबल को देखने पर आपको फ्लोरीन के बाद नजर आता है नियन। बिल्कुल सही आपने सुना, नियन। लेकिन तब तो नियॉन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तो नियॉन की कोई डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। क्योंकि तब नियॉन की कोई डिस्कवरी ही नहीं हुई थी तो यहां पे कुछ नहीं रखा गया। यहां पे क्या रखा गया नहीं पता चल जाएगा। यहां पे आया आपका सोडियम, फिर आया मैग्नीशियम, फिर आया एल्यूमिनियम, फिर आया सिलिकॉन, फिर आया फास्फोरस, फिर आया सल्फर, फिर आया क्लोरीन। अब अगर आप नोटिस करो तो यहां गया क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आज की पीरियोडिक टेबल में आता है आर्गन। अब यहां पे कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, नो आर्गन है। तो यहां पे आ गया हमारे पास पोटेशियम, यहां आ गया मेरे पास कैल्शियम, यहां मेरे पास आ गया स्कैंडियम, यहां मेरे पास आ गया टाइटेनियम, यहां आ गया मेरे पास वैनेडियम, यहां आ गया मेरे पास क्रोमियम, यहां आ गया मेरे पास मैंगनीज। अब यहां पे आया कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट, निकल और आयरन, यानी आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैंगनीज के बाद आया यहां पे आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। पहले देखो, मैं हट रहा हूं, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं। आपको बोर्ड पे इस समय मैं नजर नहीं आ रहा हूं, आपको एक टेबल नजर आ रही है मेरे बच्चों। इस टेबल को अगर आप बहुत बहुत केयरफुली देखो तो बहुत केयरफुली देखने पर आपको ये ग्रुप 8 की ये जगह खाली नजर आएगी। ये खाली जगह, ये खाली जगह है। अब मैंने आपके सामने एक बेसिक टेबल सी बना दी है। इस बेसिक टेबल से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ये वो बात है जो मेंडलीव ने कही। मेंडलीव ने कहा कि दुनिया वालों, मैंने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने ये पाया कि those elements which have similar physical and chemical properties, they were found to be present together in one single group। यानी मेंडलीव ने ये कोशिश करी कि उसके पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार हो सके कि एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स एक साथ एक ही परिवार में दिख सके। जी हां, तो मेंडलीव ने कहा कि जो मेरी पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे। एक बच्चे ने कहा मतलब आप कहना चाहते हो कि लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी, पोटेशियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी, बोरॉन की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी, स्कैंडियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी, कार्बन की प्रॉपर्टी, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी। अरे मैंने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा, और सच जानते हो क्या है? सच ये है कि मैच कर भी रही थी। तो इसलिए
इसलिए मेंडलीव की ये बात बहुत अच्छी लगी और मेंडलीव की ये बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया। तो मेंडलीव ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कर पाया हूं, सुनना, मैं ऐसा इसलिए कर पाया हूं, सुनना, मैं ऐसा इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैंने एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। जानते हो, जब मेंडलीव ने यह कहा कि मैंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, तो बाकी लोगों ने क्या कहा, यह काम तो डॉवर्नियर ने भी किया था, ये काम तो न्यूलैंड ने भी किया था, तुमने क्या नया कर दिया। कहता मैंने जो ऑब्जर्व किया वो शायद उन्होंने नहीं किया था। लेकिन जब मेंडलीव से सवाल पूछा गया कि तुमने जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है और तुमने ये बताने की कोशिश करी है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स एक साथ ग्रुप में दिखाई देंगे, क्या तुम्हारे द्वारा इन एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है उसका कोई रिश्ता उनके एटॉमिक मास के साथ है या नहीं है। मेंडलीव ने कहा बिल्कुल है। मेंडलीव कहता है कि द एलिमेंट्स विच आर फाउंड टू बी ग्रुप्ड सिमिलर, आई रिपीट माय सेंटेंस, मेंडलीव कहता है द एलिमेंट विच आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द सिमिलर ग्रुप्स, यानी जो एलिमेंट्स सिमिलर ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं, जो एलिमेंट सिमिलर ग्रुप में पाए जा रहे हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं इनके एटॉमिक मास से लिंक्ड है। लेकिन जब मेंडलीव को यह बात प्रूव करने के लिए कही गई तो वो नहीं कर पाया। यानी मेंडलीव ने कहा कि मेरे द्वारा टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट होना, कि यहां पे जो प्रॉपर्टी लिथियम के पास है वो फिर रिपीट होगी सोडियम के पास, जो प्रॉपर्टी सोडियम के पास है वो फिर रिपीट होगी पोटेशियम के पास, जो प्रॉपर्टी बेरिलियम के पास है वो फिर रिपीट होगी उसी के ग्रुप के अगले मेंबर के पास, उसी के ग्रुप के अगले मेंबर के पास। और इस चीज को कहा गया पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, या इस चीज को कहा गया पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और इस पेरियोडिसिटी का जो कारण मेंडलीव ने बताया, यानी वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेंडलीव ने कहा कि ग्रुप में नजर आएंगे वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, ग्रुप में नजर आएंगे वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, ग्रुप में नजर आएंगे वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। अब मेंडलीव से पूछा क्यों मैच कर रही है ये बताओ। यानी मेंडलीव से पूछा गया व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस पेरियोडिसिटी, इस पेरियोडिसिटी का कारण क्या है। तुमने कहा मेंडलीव की ये प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, हमने मान लिया, हमें भी दिख रही है कि मैच कर रही है, हमें भी पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मिलके कैटायन बनाते हैं Na+Na+K+, लेकिन क्यों भाई। अब जानते हो मेंडलीव ने इसकी वजह क्या दी। मेंडलीव ने कहा कि ये इसलिए मैच कर रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मास। लोगों ने कहा हाउ बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास से भला इनकी प्रॉपर्टीज का क्या लेना देना, उनके एटॉमिक मास से इनकी प्रॉपर्टीज का क्या लेना देना का जवाब मेंडलीव नहीं दे पाया। यानी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मेंडलीव के बारे में तारीफ करते करते मैं थोड़ी सी गलतियां भी निकाल रहा हूं। जी हां, हालांकि मेंडलीव की गलतियां क्या है ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे भी मौका मिल रहा है मेंडलीव की एक गलती निकालने का यहां से, कि अगर मेंडलीव की गलतियों की बात की जाए तो मेंडलीव की सबसे पहली गलतियों में से या सबसे बड़ी गलतियों में से एक बड़ी गलती यह भी थी कि मेंडलीव तुमने पूरी दुनिया को यह कह दिया कि द एलिमेंट्स शो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर इन रिलेशन टू देयर एटॉमिक मास। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास से ताल्लुकात रखती है, इसलिए मैच कर रही है और बिना प्रूव करे। खैर, मेंडलीव ने तो उस समय कहा सो कहा, दुनिया ने माना भी और आज भी माना जाता है, लेकिन इसका एक करेक्ट वर्जन भी है जो सामने आता है, जो कि वक्त रहने पर मेरे द्वारा आपके सामने आएगा। लेकिन मेंडलीव ने जो कहा इसे कहा गया मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। यानी मेंडलीव कहता है कि भाई मैं एक लॉ दे रहा हूं और मेंडलीव के द्वारा दिए गए इस लॉ को कहा गया बच्चों मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ, तो हम सिंपल शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं दैट मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ के अनुसार द प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स in the Mendeleev periodic table are the periodic function of their atomic mass। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले, नजर आने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल विशेषताएं उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, ये मेंडलीव ने कहा। This law was called as Mendeleev's periodic law। इसी लॉ को कहा गया मेंडलीव का पेरियोडिक लॉ, जिसमें मेंडलीव ने कहा the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic mass। हिंदी में कहें तो
एलिमेंट्स के द्वारा शो किए जाने वाली उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पूर्ण रूप से उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, करती होंगी, मानने में क्या जाता है, लेकिन कुछ चीजों को समझा तब जाता है जब उनको समझाने में उनका सबूत नजर आता है। और मेंडलीव से जब इस बात का सबूत मांगा गया, मेंडलीव से जब यह कहा गया कि मेंडलीव साबित करो ना, जो तुमने कहा है वही सत्य है, मेंडलीव इस बात को प्रूव नहीं कर पाया। यानी जो उसने कहा वो उस समय लोगों को दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी, शायद मेंडलीव उसे ठीक से क्लियर नहीं कर पाया। यानी कहीं ना कहीं ये जो पेरियोडिसिटी है, पेरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, ये जो पेरियोडिसिटी है, लिथियम की प्रॉपर्टीज का सोडियम में नजर आना, सोडियम की प्रॉपर्टीज का पोटेशियम में नजर आना, बेरिलियम की प्रॉपर्टीज का मैग्नीशियम में नजर आना, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज का कैल्शियम में नजर आना, एक ग्रुप में पाए जाने वाले, 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 एक ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स का आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर पाना ही कहलाता है पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और इस पेरियोडिसिटी का कॉज जब मेंडलीव से पूछा गया तो मेंडलीव ने कहा कि पेरियोडिसिटी का कॉज है एटॉमिक मास, जबकि पेरियोडिसिटी का कॉज एटॉमिक मास नहीं था। अभी तो मानना पड़ेगा क्योंकि अभी हम उसकी गलतियों का लेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी लेक्चर पढ़ रहे हैं कि भाई मेंडलीव तूने क्या क्या कहा। लेकिन जो जो उसने कहा उन सारी बातों में से पहली बात जो मैंने आपको बताई उसमें एक छोटी सी गलती मैंने निकाल दी कि जो उसने कहा वो ये कहा, लेकिन जो कहा उसका सबूत नहीं दे पाया। फिलहाल हम मान लेते हैं कि ठीक है मेंडलीव तूने टेबल दी, लेकिन मेंडलीव ने इसके अलावा बहुत कुछ और भी कहा जो कि सत्य भी था, जिसे साबित भी किया। आओ सुनते हैं मेंडलीव की आगे की बातें। अब मेंडलीव की इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक के जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया। सुन लो, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स है इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया, नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया। और ग्रुप 8 के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए, ग्रुप 8 के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए, इस ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप कहा गया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए रखे गए, ग्रुप 8 में जो एलिमेंट्स रखे गए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए। अब एक क्लास 10th के बच्चे ने पूछ लिया कि भाई ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है, इंसानों में तो सुना था, एलिमेंट्स के साथ कब से ऐसा आने लगा। नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब कि जो अभी तक अपनी आमतौर पे प्रॉपर्टीज शो करते आ रहे हैं। एबनॉर्मल का मतलब होता है कुछ अलग, कुछ हटकर, किसी चीज से अलग जाकर एलिमेंट्स के द्वारा या कुछ एलिमेंट्स के द्वारा ऐसी प्रॉपर्टी शो की जाती है जो मेटल से बिल्कुल अलग होती है और नॉन मेटल्स की तरफ जा रही होती है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेसिकली द एलिमेंट्स जिनके बारे में जो मैं अभी आपको बात बोलने जा रहा हूं वो बात 10th क्लास तक के लिए वैलिड है, लेकिन वो बात पूरी तरह से एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में जो शब्द है ना वो एक्चुअली में 10th क्लास में नहीं पढ़े जाते, वो पढ़े जाते हैं 11th क्लास में। अगर मैंने वो शब्द अभी बोल दिए तो मेरा हर एक 10th क्लास का बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये क्या बोल दिया मास्टर ने, इसका तो नामो निशान दूर दूर तक किताबों में नहीं है। तो अभी आप केवल और केवल ट्रांजिशन का मतलब समझ लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स जिनका व्यवहार, जिनका बिहेवियर बाकी मेटल्स और नॉन मेटल से थोड़ा सा हटकर होता है। यानी ना तो वो पूरी तरह से मेटल जैसा बिहेव करते हैं, ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं मेटलॉइड्स जैसा बिहेव करते हैं या मेटलॉइड्स के नाम से उन्हें पुकारा जा सकता है। फिलहाल मैं उन्हें मेटलॉइड्स नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं मेटलॉइड्स वर्ड की बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे ट्रांजिशन वर्ड समझाना है कि ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या है। यानी वो एलिमेंट्स जो ये शो करते हैं केमिस्ट्री की टेबल में कि मेटल से नॉन मेटल तक जब प्रॉपर्टीज बदली, तो जिन एलिमेंट्स के कारण वो प्रॉपर्टीज बदली या जिन एलिमेंट्स ने उस प्रॉपर्टी के बदलने के रास्ते को दर्शाया, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे तीन एलिमेंट्स को फिक्स किया, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है आयरन, कोबाल्ट और निकल। अब आयरन, कोबाल्ट, निकल को एक एक जगह पे तीन एलिमेंट फिक्स कर दिए, तो ये क्या अच्छा लग रहा है? लेकिन ये इसलिए किया मेंडलीव ने क्योंकि मेंडलीव उस समय ये कहना चाहता था कि एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स को मैं एक जैसा दिखाऊंगा। अब इसको अचानक से अगर वो यहां भेज देता, इसको अगर अचानक से वो यहां भेज देता तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज यहां मैच ही नहीं कर रही है।
तो ऑटोमेटिकली उसकी बात गलत हो जाती। इसका मतलब कि मेंडलीव ने कहीं ना कहीं अपनी पीरियोडिक टेबल में अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ एलिमेंट्स की प्लेसमेंट को गलत भी रखा, यानी उसने एलिमेंट्स को गलत जगह भी प्लेस किया और कुछ जगहों पे तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को ज्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रख दिया। यार जब पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना रहे हैं तो कम एटॉमिक मास वाले को ज्यादा एटॉमिक मास वाले से पहले कैसे रख सकते हैं? पर मेंडलीव ने किया। ये भी मेंडलीव की गलती है। अभी जाएंगे हम इस गलती पे, डोंट वरी, गलतियों पे भी हम जाएंगे। पहले थोड़ी तारीफ तो कर ले। अभी तारीफ ये चल रही है कि भाई मेंडलीव आपने जो टेबल बनाई है बड़ी अच्छी टेबल है, उस टेबल में आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे, बहुत अच्छी बात है। आपकी टेबल में हमें एक ही ग्रुप में वो एलिमेंट नजर आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही है, बहुत अच्छी बात है। मेंडलीव ने एक और चीज करी, मेंडलीव ने इन प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया तो इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते समय मेंडलीव ने यह पाया कि कुछ जगहों पे, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात, कुछ जगहों पे एलिमेंट्स है ही नहीं, मतलब उस समय थे ही नहीं, उस समय उसको मिले ही नहीं। मतलब सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये जो स्कैंडियम नाम का एलिमेंट मैंने यहां बनाया है, ये जो स्कैंडियम नाम का मैंने एलिमेंट यहां बनाया है, ये एक्चुअली में उस समय था ही नहीं, लेकिन मेंडलीव ने इस जगह को या इस जगह पे इस एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ी। और क्योंकि ये एलिमेंट जब बाद में आया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जब ये एलिमेंट बाद में आया तो मेंडलीव ने इसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था कि इसकी प्रॉपर्टीज विल बी फाउंड वेरी सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। यानी इसी ग्रुप के अंदर मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो मेंडलीव ने इस जगह को खाली छोड़ा था। ऐसे करते करते आगे और एलिमेंट्स हैं जिनकी जगह को खाली छोड़ा गया। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक लेफ्ट पे, आपको ठीक लेफ्ट में एक टेबल नजर आ रही है। अगर आप इस टेबल को बहुत अच्छे से देखो तो इस टेबल के अंदर आपको पिंक कलर, जी हां मैं स्क्रीन पे हूं लेकिन मेरे साथ साथ आपको ये टेबल नजर आ रही है। इस टेबल को अगर आप केयरफुली देखो तो इस टेबल, नॉट दिस टेबल जो आपको दिख रही है, ये टेबल जो मैंने इस समय स्क्रीन पे पॉपअप करी है, इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो इस टेबल में आपको पिंक कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, ये पिंक कलर के बॉक्सेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पिंक कलर के बॉक्सेस में दिखने वाले एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि उस समय मेंडलीव की टेबल में थे ही नहीं। और मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में एक भविष्यवाणी कर दी। मतलब कि मेंडलीव जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहा था तो कुछ जगहों पे जाके मेंडलीव को यह एहसास हुआ कि यार इन जगहों पे ये एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन उस समय थे नहीं। तो मेंडलीव ने उन जगहों पे एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा, बोरॉन के बाद आने वाले एलिमेंट को उन्होंने एका बोरॉन कहा, एल्यूमिनियम के बाद आने वाले एल्यूमिनियम एलिमेंट को उन्होंने एका एल्यूमिनियम कहा, सिलिकॉन के बाद आने वाले एलिमेंट को सिलिकॉन, ये वाला जो सिलिकॉन है आपको ये सिलिकॉन दिखेगा, यहां पे बाद में जर्मेनियम आया, सिलिकॉन के बाद आने वाले इस एलिमेंट को एका सिलिकॉन कहा गया। यानी एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये जो नाम इस्तेमाल किए गए, एका मींस एक कदम आगे, एक कदम आगे, यानी एक कदम आगे मतलब उसके बाद बोरॉन के बाद स्कैंडियम की डिस्कवरी हुई, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम की डिस्कवरी हुई। यानी यहां पे एक गैलियम नाम का एलिमेंट आना चाहिए था, आना चाहिए तो क्या उस समय था ही नहीं, तो आता कहां से, उस समय था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दिस गैलियम इज नथिंग बट एका एल्यूमिनियम, दिस स्कैंडियम इज नथिंग बट एका बोरॉन, दिस जर्मेनियम इज नथिंग बट एका सिलिकॉन। एका मींस एक कदम आगे, उसके आगे पाया जाएगा वो एलिमेंट्स उस समय की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में प्रेडिक्ट कर लिए गए कि दुनिया वालों मेरी टेबल में जो तुम्हें ये खाली खाली जगह नजर आ रही है ना, ये खाली जगह पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स भविष्य में आएंगे जो एलिमेंट मुझे अभी नहीं मिले हैं या मुझे लगता है कि डिस्कवरी नहीं हुए हैं। तो लोगों ने कहा भाई जिनके बारे में तुझे पता नहीं उनके बारे में तू भविष्यवाणी कर रहा है। कह रहा हाँ मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है कि ऐसा कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास, जिसकी प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से मैच करेगी। और यही मेंडलीव की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मेंडलीव को इस बात के लिए इतना बड़ा क्रेडिट दिया गया कि यार वाह माशाअल्लाह,
तुमने एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली बिना किसी ठोस सबूत के, जस्ट तुमने इमेजिन कर लिया या तुमने प्रेडिक्ट कर लिया कि यहां पे इन जगहों पे भविष्य में जाकर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। आपको स्क्रीन पे इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है पिंक कलर के जो ये एलिमेंट्स है, पिंक कलर से डिनोटेड एलिमेंट्स हैं, ये वही एलिमेंट्स हैं जो कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में नहीं मेंशन किए थे, परंतु उनके लिए खाली जगह छोड़ी थी। और भविष्य में जब ये आए तो इन्होंने उन्हीं जगह पे अपने आप को पाया जिन जगहों पे खाली जगह को था मेंडलीव ने बनाया, यानी उन एलिमेंट्स को वापस से वहीं पे ला के रखा गया जिन जगहों पे एलिमेंट्स ने उनके लिए खाली जगह था बनाया। और इनकी प्रॉपर्टीज को, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मेंडलीव के द्वारा प्रेडिक्ट की गई प्रॉपर्टीज से काफी मिलता जुलता पाया गया, इसलिए मेंडलीव के आगे सबको सर झुकाया गया। यानी सबने उस समय कहा, अरे वाह मेंडलीव, वाह क्या टेबल तैयार करी है, क्या तुमने बातें कही गई है। और मेंडलीव के द्वारा जो टेबल उस समय बनाई गई, दैट बिकेम द मोस्ट हाईली एक्सेप्टेबल पीरियोडिक टेबल। उस समय मेंडलीव के द्वारा जो टेबल बनाई गई, इस टेबल को बहुत ज्यादा स्टडी किया जाने लगा, समझा जाने लगा और मेंडलीव के द्वारा कही गई बातों को एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो ये टेबल जो आपको दिख रही है, ये टेबल बहुत ही बेहतरीन टेबल है उस समय के टाइम के लिए, और लंबे समय तक इस टेबल को एक्सेप्ट किया गया। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट कर लिया। अब आप यकीन करेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय इनर्ट गैसेस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन नाम की कोई गैसेस थी नहीं, लेकिन भविष्य में जाके जब वो गैसेस डिस्कवर हुई तो आप यकीन मानेंगे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के इस ओरिजिनल बनावट को टच करे बिना, इस ओरिजिनल बनावट को डिस्टर्ब करे बिना, जो एलिमेंट्स या जो गैसेस केमिकली बहुत अनरिएक्टिव हैं, नेचर में मिलती ही नहीं है, हीलियम मिलता ही नहीं है आसानी से, नियन, आर्गन ये सब मिलते ही नहीं है आसानी से, लेकिन जब मिले तो इन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से पहले एक टेबल में ग्रुप 0 में अपनी जगह को बनाया। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भविष्य में जाके ग्रुप 0 आया। ग्रुप 0 आज की पढ़े जाने वाली पीरियोडिक टेबल में कोई 0 अभी ऐसा नहीं है, कोई ग्रुप अभी ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं भैया 1863 की बातें, मेंडलीव के द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल की बातें। अब सवाल आता है सर और क्या किया मेंडलीव ने? तो बड़ी अचीवमेंट है यार कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के मौजूदा प्लान को टच करे बिना नए एलिमेंट्स को जगह मिल गई। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी डिस्कवरी हो गई, उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक मैच कर गई, उन्हें भी जगह मिल गई। तो यार अभी तक तो तारीफ ही तारीफ हो रही है। शुरुआत में थोड़ी बहुत कमियों की बातें मैंने कर ली, हालांकि मेंडलीव की सारी कमियों को एक साथ इकट्ठा करके मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपके सामने मौजूद करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये लेक्चर इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दिस इज नॉट अ लेक्चर ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियों की कुछ बातें मैंने यहां कर दी है, ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगे कि अगर इतनी तारीफ के काबिल ये आदमी था तो फिर आज क्यों नहीं पढ़ते हम इसके बारे में। पढ़ तो रहे हैं लेकिन शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाए उस समय के इस स्वरूप को, और आगे चल के कुछ नया आया जो कि जरूर हम पढ़ेंगे, जरूर हम सीखेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक की सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। मुझे पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेरे लेक्चर को देखते समय हंस दें या गर्दन ऐसे हिला दें तो कहीं ना कहीं मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझ जाऊंगा कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं। मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं लेकिन आपके सामने हूं, एक लेक्चर में हूं, एक रिकॉर्डेड वर्जन में हूं, और इस बात की संतुष्टि से आगे बढ़ूंगा कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। आपका समझ आना ही ना मेरी टॉप प्रायोरिटी है, और कुछ नहीं मैं चाहता, बस यही हूं चाहता कि आपको आए समझ और सब कुछ आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो चलिए अपनी बातों को फिर आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था, आपके साथ आपको मिलने वाले फायदे के बारे में ज्यादा सोचने लग जाता हूं। ज्यादा क्या सोचना भी चाहिए, मैं चाहता भी यही हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने अब तक जो चीजें सीख ली एक एक करके समराइज करते हैं। सो मेंडलीव अरेंज कह लीजिए, या मेंडलीव मेड हिज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, पहला पॉइंट। दूसरा, मेंडलीव ने कहा कि द similarity in the physical and the chemical properties of the elements found in his table are the periodic function of their atomic masses। मेंडलीव ने कहा कि उसकी टेबल में एलिमेंट्स के द्वारा आपस में शो किए जाने वाली एक जैसी विशेषताओं का सबसे बड़ा कारण है उनका एटॉमिक मास।
जिसे मेंडलीव ने कहा मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ। बट जब मेंडलीव से पूछा गया कि मेंडलीव क्या वाकई में एटॉमिक मास ही कारण है, क्या वाकई में इज एटॉमिक मास इज द रियल रीजन ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तो शायद मेंडलीव उस चीज को भविष्य में एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसलिए वो उसकी गलतियों की लिस्ट में एंटर हो जाएगी। तीसरा, मेंडलीव क्रिएटेड अ टेबल इन विच देयर वर vertical columns and these columns were called as groups. There were total 8 groups in total and a zero group came later and there were horizontal rows called as periods and horizontal rows को periods कहा गया। The elements from group 1 to group 7 were called as normal elements and the elements of the group 8 were called as transition elements। बातें समझ आ रही है? ये देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको नजर आए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन द पीरियोडिक टेबल मेंडलीव said that there would be some elements which would definitely come and find the place in his table to which he could not find at that point of time। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कहा कि भविष्य में जाके मेरी टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिन्हें जगह मिलेगी और क्योंकि वो आज यानी इस समय मौजूद नहीं है तो मैं उनके लिए खाली जगह छोड़ रहा हूं। यानी मेंडलीव प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज of some elements which were not known at that time but were later found to be discovered and luckily कह लीजिए या आप बाय चांस कह लीजिए या मेंडलीव की किस्मत कह लीजिए, उन एलिमेंट्स को उन्हीं जगहों पे आने का मौका मिला जिन जगहों पे एलिमेंट्स के आने की प्रेडिक्शन मेंडलीव ने करी थी। तो मेंडलीव की प्रेडिक्शन पूर्ण रूप से सही साबित हुई और मेंडलीव के द्वारा कही गई बातें पूर्ण रूप से सही साबित हुई। मेंडलीव की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया और इसलिए मेंडलीव के कई सारे अचीवमेंट्स में इस पॉइंट को यहां पे हमने शामिल किया। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं, आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। अब सवाल आता है, चलो सर मान गए, और क्या किया मेंडलीव ने? मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक और बहुत प्यारी चीज मेंडलीव ने स्टडी करी। ही स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स and the nature of hydrides, nature of oxides and nature of hydrides। एक बच्चा बोला भाई ये ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या होता है? ऑक्साइड मतलब कि ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कैसा ऑक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम की, मैं बात करूं लिथियम की, मैं बात करूं पोटेशियम की, तो सोडियम कहता है कि भाई साहब मेरा एटॉमिक नंबर है 11, मेरे K में है 2, मेरे L में है 8, मेरे M में है 1, मैं एक इलेक्ट्रॉन गवा सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन गवा के Na+ बना सकता हूं। ऑक्सीजन ने कहा मेरा एटॉमिक नंबर है 8, मेरे K में है 2, मेरे L में है 6, मैं 2 इलेक्ट्रॉन पा सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पा के O2- बना सकता हूं। तो सोडियम ने कहा ऑक्सीजन से कि देखो भैया मैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गवाऊंगा। ऑक्सीजन ने कहा भैया देखो मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन पाऊंगा। तो ऑक्सीजन ने सोडियम को सजेशन दी कि एक काम करो, तुम अकेले 1 गवा सकते हो, अपने जैसा एक और ले आओ, अपने साथ एक और ले आओ। तो अपने साथ अगर एक और लाया गया तो क्रिस क्रॉस मेथड की अगर बात करें तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और 9th क्लास में पढ़े गए क्रिस क्रॉस मेथड से बनता है Na2O। तो Na2O को कहा गया R2O। यहां पे R इज अ सिंबल ऑफ एटम, यानी ये एक प्रकार का ऑक्साइड है जो इन एलिमेंट्स ने बनाया। तो लिथियम बनाता है Li2O, सोडियम बनाता है Na2O, पोटेशियम बनाता है K2O, तो ये बनाते हैं Li2O, Na2O, K2O। तो इनका जो ऑक्साइड का टाइप है, ये ऑक्साइड का टाइप है R2O। R2O इज अ टाइप 1 ऑक्साइड। सर ये ऑक्सीजन से दोस्ती करते हैं तो ये भी तो करते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती और इनकी दोस्ती में फर्क है। मैग्नीशियम कहता है कि मेरा एटॉमिक नंबर है 12, मेरे K में है 2, मेरे L में है 8, मेरे M में है 2, मैं 2 इलेक्ट्रॉन गवाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन गवा के Mg2+ बनाऊंगा। कैल्शियम कहता है कि मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन गवाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉन गवा के Ca2+ बनाऊंगा। तो भैया मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी पाएगा।
कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी पाएगा, इसलिए मैग्नीशियम MgO बनाएगा, कैल्शियम KCaO बनाएगा। तो मैग्नीशियम के द्वारा बनने वाला जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड होता है MgO, कैल्शियम के द्वारा बनने वाला जो ऑक्साइड होता है वो होता है CaO। इस ऑक्साइड के टाइप को हम कहते हैं RO ऑक्साइड, यानी यहां पे ऑक्साइड था R2O, यहां पे ऑक्साइड था RO। ऐसे एल्यूमिनियम बनाता है एक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के द्वारा बनने वाला जो ऑक्साइड होता है वो होता है आपका Al2O3। तो ये जो ऑक्साइड है, ये जो आपका ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड का टाइप होता है R2O3। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अलग 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 टाइप्स होते हैं ऑक्साइड के और हाइड्राइड्स के। ऑक्साइड मतलब कि वो कंपाउंड्स जो एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन बनाता है, हाइड्राइड मींस वो कंपाउंड जो एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बनाता है। तो मेंडलीव ने अपनी टेबल में ऊपर ऑक्साइड्स के नेचर और हाइड्राइड्स के नेचर को स्टडी करके ये बताने की कोशिश करी कि देखो इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, इसके द्वारा बनने वाला ऑक्साइड एक जैसा, इसके द्वारा बनने वाला ऑक्साइड एक जैसा, इसके द्वारा बनने वाला ऑक्साइड एक जैसा, इसके द्वारा बनने वाला हाइड्राइड एक जैसा। प्रूव हुआ ना? इससे ये प्रूव हुआ कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या कर रही है? मैच कर रही है। आई होप ये बातें आपको समझ आई। सो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की मदद से जो जो मेन बातें कही, जो जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, शायद वो सारे अच्छे से डिटेल में बता दिए हैं। अगर फिर भी कोई एक आधा रह गया हो, या कोई मुझसे गलती हो गई हो, या कोई बाय चांस मिस्टेक हो गई हो किसी बात को बताने में या किसी बात को कहने में, तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन किताब से बातों को मेरे पढ़ाने के साथ साथ खोल के आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो मैंने है पढ़ाया वो आपको है अच्छे से समझ आया। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अब सवाल आता है कि सर चलो ठीक है, मान गए, आपने इस पूरे लेक्चर में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे दिया, तो क्या हम ये मान जाए कि मेंडलीव के द्वारा किया गया ये तीसरा अटेम्प्ट एक कामयाब अटेम्प्ट था? क्या हम ये मान जाए कि मेंडलीव की इतनी सारी तारीफें करने के बाद मेंडलीव को वाकई में पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय दे दिया जाएगा और मेंडलीव की ही पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ा जाएगा? सच ये है कि काफी लंबे समय तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ा गया और पढ़ा जाता रहा, एटलीस्ट तब तक कि जब तक कि कुछ मेंडलीव से बेहतर मॉडर्न जमाने में मॉडर्न तरीके से नया नहीं मिल गया। तो व्हाट वी स्टडी टुडे इज नॉट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, व्हाट वी स्टडी टुडे इज अ मॉडर्न जमाने की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस पे मैं इस लेक्चर में तो नहीं, शायद अगले लेक्चर में भी नहीं, पर 5वें लेक्चर में जरूर जाऊंगा। एक बच्चा कहता है ये तो तीसरा है, 5वें में आप वो पढ़ाओगे तो चौथे में क्या पढ़ाओगे? इन भाई साहब की गलतियां नहीं निकालनी क्या? मेंडलीव की मिस्टेक्स भी तो पढ़ानी है आपको। सो यू विल हैव टू वेट माय प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों फॉर द अगला लेक्चर, व्हिच इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 4 ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डेफिनेटली व्हाट द लिमिटेशंस और द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई होप आज के इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बेहतरीन इंट्रोडक्शन टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर हिज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर हिज अचीवमेंट्स, व्हाट डिड ही सेड, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल, मैंने बखूबी आप सबको बहुत अच्छे से समझाया और है मुझे पूरा यकीन मेरे एक बच्चे को समझ आया। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज आप हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जो फायदा है आपको मुझसे मिल रहा, उसे सिर्फ खुद तक सीमित मत रखना। मेरे इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सभी दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के साथ, ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, अंकल के साथ, आंटी के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। वो लोग जिनको समझ आना चाहिए, वो लोग जो समझना चाहते हैं, वो लोग जो पढ़ना चाहते हैं, वो लोग जो सीखना चाहते हैं, एंड इन शॉर्ट वो लोग जो फायदा पाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपने अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करना ना भूलें। ये सब एक बार को अगर भूल भी जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेहनत करना तो बिल्कुल ना भूलें। वंस अगेन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।